बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 11 तक की हमने कहानी निपटा दी थी पिछली वीडियो में और अब हमने इसका फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करना है जो कि है वेव्स एंड साउंड का। अच्छा, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो अभी जो रिड्यूस सिलेबस आया है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स को रिड्यूस कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है। तो जो हमारे पास नया सिलेबस है, यानी कि जिन टॉपिक्स को रिड्यूस कर दिया उसको अभी हम फ़िलहाल नहीं पढ़ेंगे। मैंने आपसे ये बात की है कि जब हम सिलेबस के एंड पे पहुंच जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो जो टॉपिक्स हमने स्किप करवाए हुए हर चैप्टर से, शुरू के 8 चैप्टर से तो मैंने नहीं करवाए थे, मैंने 10 से और 11 से कुछ करवाया और 12 से करवा रहा हूँ। तो जो भी टॉपिक्स मैंने स्किप करवाए थे मैं कोशिश करूंगा कि एंड में उसकी वीडियो बना दूं ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। और फिर वक्तन वक्तन जैसे जैसे मतलब बच्चे बोलेंगे मैं उनको कंप्लीट कर दूंगा टास्क को। अच्छा, पहले हम टॉपिक पर आते हैं, उसके बाद एंड में 2-3 बात करेंगे। चैप्टर नंबर 12 का जो पहला हमारे पास सवाल है, जो मैंने दो डेफिनेशंस को पहले कर दिया बेसिकली, वो है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन। वाइब्रेटरी मोशन तुमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में भी, जो कि मोशन की टाइप्स में भाई हमने पढ़ा था, है क्या द टू एंड फ्रो। अच्छा, इसमें ना वर्ड टू एंड फ्रो पे जरा गौर करना। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजिशन, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसको तुम पढ़ लो यहाँ से इंग्लिश से, मतलब मैं उर्दू में बताता हूँ। बेसिकली आपने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा, ठीक है। वो जितना इस तरफ जाता है वो उतना ही इस तरफ भी आता है, ठीक हो गया। तो इसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो, यानी कि जो चीज जितनी इधर जा रही है वो चीज इतनी इधर आ रही है। अगर ये चीज सेम है, यानी कि ये चीज यहां तक इधर आ रही है फिर यहां तक इधर जा रही है, ऐसा नहीं हो रहा कि ये चीज यहां तक तो यहां पर आ रही है, मतलब इस जगह पे, लेकिन इस जगह पे कि यहां तक जा रही है, तो दिस इज नॉट टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब ही यही है कि जो चीज यहां जितनी जा रही है वो इतनी डिस्टेंस पे यहां पे आ रही है, इसका मतलब उसने एक ही टाइम में ये काम कर रही है। तो ये काम बेसिकली हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। ये हमने चैप्टर नंबर 3 में ही पढ़ा। और फिक्स मतलब पोजीशन ऐसा नहीं है ये चीज इधर जा रही है और फिर उस तरफ चली जा रही, नहीं, इधर जा रही तो एक अपने खास डिस्टेंस अपनी खास जगह पे ट्रेवल कर रही है और टाइम भी उसका सेम है और उसका डिस्टेंस भी सेम है, ठीक हो गया। तो दिस इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या है हमारे पास? a motion which repeats itself after a fixed interval of time। फॉर एग्जाम्पल हम वाइब्रेटरी मोशन की मिसाल ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन बस यहां पर क्या हो रहा है, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि अगर बॉडी इस तरफ जा रही है 2 सेकंड में तो बॉडी इस तरफ भी 2 सेकंड में ही वापस आएगी। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आएगा, पीरियोडिक मोशन। सिंपल सी इंग्लिश है, आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि टाइम का जो यहाँ पे मेजरमेंट है वो बिल्कुल फिक्स है। ये पेंडुलम हमारे पास है और पेंडुलम यहां तक आ रहा है 2 सेकंड में, तो पेंडुलम यहां से यहां तक आने में भी 2 सेकंड ही लेगा। तो दिस इज कॉल्ड, ये जो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम है इसका मतलब ये हमारे पास कहलाएगा पीरियोडिक मोशन, ठीक हो गया। ये आपके पास डेफिनेशन आ गई, दोनों बहुत सिंपल सी है। अब हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन करना है। अच्छा, ये जो अगला सवाल है ना, ये इसकी कभी कभार डिफाइन भी आ जाता है कि डिफाइन एम्पलीट्यूड, डिफाइन वेवलेंथ, और कभी कभार आता है कि डिफाइन बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वो 5-6 हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी, उसको याद कर लेना, क्योंकि सवाल के अंदर सिर्फ ये बोलेंगे कि डिफाइन बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब तुमने उसको करना है। अब बंदा ढूंढता ही रह जाए कि भाई अच्छा अगर उनका एहसान हो तो वो तुम्हें उन बेसिक टर्मिनोलॉजीज के नाम बता देंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हें नाम नहीं बताते तो तुमने अपने जहन में उन नाम को याद रखना है और फिर उसका तुमने काम करना है, ठीक है। अब वाला सवाल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वाला। अच्छा भाई, सवाल है हमारे पास, डिफाइन बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक हो गया। ये सिंपल सा सवाल है। अब हमने करना क्या है, इसकी 5 या 6 बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है। नंबर 1 क्या है, हम नंबर 1 से, यहाँ पे तुम हेडिंग भी डाल सकते हो, जगह कम थी इसलिए मैंने हेडिंग नहीं डाली। हेडिंग डाल दो कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक हो गया। नंबर 1 इज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन निकला किससे, वाइब्रेटरी मोशन से निकला, ठीक है। तो देखो इसकी डेफिनेशन भी उसी की तरह होगी, तकरीबन मिलती जुलती। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, यानी कि अगर पेंडुलम है तो वो यहां से शुरू हुआ और पहले यहां तक गया और फिर यहां तक आया, तो इसे कहेंगे हम वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। या अगर आप पार्क जाओ, कश्ती वाला जो झूला होता है, ठीक है, वो यहां तक, उसको पहले उसने यहां से रोका, मतलब कश्ती वाले ने, और उसको यहां से धक्का दिया, आगे तक लेकर गया और फिर यहां तक लेकर आया। तो जो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप किया ना इसने, ये हमारे पास कहलाएगा वाइब्रेशन, ठीक हो गया। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वही है जो तुम पिछले मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ते हुए आए हो कि खास
मतलब डायरेक्शन हो या खास जगह, ऐसा नहीं हो कि आप आड़ा तिरछा घूम रहे हो, ऐसा नहीं है। एक खास डिस्टेंस पे या एक खास पाथ पे अगर आपका काम हो रहा है तो वो हमारे पास कहलाएगा, आपके पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड है मैंने सिंबल, फॉर्मूला, यूनिट, ये तीनों चीजें ही बताई हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभार सवाल आ जाता है सिर्फ 3 या 4 नंबर का कि डिफाइन टाइम पीरियड, इट्स फॉर्मूला, यूनिट एंड इट्स सिंबल, ठीक है। तो अगर तो सवाल सिंपल ये आ जाए कि डिफाइन टाइम पीरियड एंड राइट डाउन इट्स फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट, तो तुम यहां से लेके यहां तक की पूरी बात लिख दोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर बेसिक टर्मिनोलॉजीज के अंदर ही ये आया है तो तुम क्या करोगे? तो तुम ये करोगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम टाइम पीरियड की डेफिनेशन लिख दोगे, बस। तुम सिंबल, यूनिट और फॉर्मूले को नहीं लिखोगे अगर ये इसके अंदर आया तो, ठीक है। अच्छा भाई, बेसिकली हमारे पास टाइम पीरियड है क्या, ये तो हमने समझ लिया कि ये क्या चीज है, और ये भी हमने समझ लिया कि अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड वाली बात आएगी तो हम ये वाला पूरा कॉलम लिख देंगे। अगर बेसिक टर्मिनोलॉजीज के अंदर सवाल आ रहा है तो हम सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, ये सब नहीं लिखते तब भी काम हमारा चल जाएगा, ठीक है। टाइम पीरियड है क्या? टाइम रिक्वायर्स टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। हमने पढ़ा था कि बेसिकली वाइब्रेशन क्या होती है। अब हम ये बता रहे हैं कि यहां से लेके पहले पेंडुलम या कश्ती वाला झूला वो यहां तक गया और फिर यहां तक आया, जो कंप्लीट उसने राउंड ट्रिप किया उसको तो हम कहते हैं वाइब्रेशन। उस कंप्लीट राउंड ट्रिप करने में उसको टोटल टाइम कितना लगा, ये हमारे पास कहलाएगा टाइम पीरियड, ठीक है। यानी कि कंप्लीट वाइब्रेशन, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप करने में उसको कितना टाइम लगा, हमारे पास कहलाएगा टाइम पीरियड। इसको हम सिंपल कैपिटल टी से बताते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू स्मॉल टी और अपॉन नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। और इसकी यूनिट हमारे पास होती है सेकेंड, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर टाइम पीरियड वाला सवाल आता है तो तुमने ये पूरा मतलब ये वाला पूरा कॉलम करना है। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजीज बनकर आती है तो तुम इतना हिस्सा भी लिख सकते हो, ये नहीं लिखते तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 3 बेसिक टर्मिनोलॉजीज हो गई हैं, 2 या 3 बाकी हैं, देखते हैं। अच्छा भाई, 2 हमारे पास रह गई थी बेसिक टर्मिनोलॉजीज, 3 हो गई थी, ठीक है, 2 रह गई हैं। अच्छा, नंबर 4 क्या है? फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये भी उसी तरीके से जिस तरीके से टाइम पीरियड है, क्योंकि ये भी कभी कभार शॉर्ट में आ जाती है, ठीक है। तो शॉर्ट में आ जाएंगी तो पूरी लिख दोगे, अगर अलग से आती हैं तो ये पूरी लिख दोगे, और अगर बेसिक टर्मिनोलॉजीज में आती हैं तो तुम चाहो तो पूरी लिख सकते हो, वरना जस्ट इसकी डेफिनेशन से भी तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ वाइब्रेशन। हमने, अच्छा मजे की बात, एक बात याद रखना, इसमें हर टॉपिक एक दूसरे टॉपिक से रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब देखो कहानी क्या आ रही है। अभी हमने वाइब्रेशन पढ़ लिया, हमने टाइम पीरियड पढ़ लिया, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, हर चीज के बाद एक स्टेप आगे बढ़, अब आपको ये बताना है कि 1 सेकेंड के अंदर कितनी वाइब्रेशन हो रही है, तो वो हमारे पास कहलाएगा फ्रीक्वेंसी। वाइब्रेशन क्या होती है, पीछे करोगे तो मैं खुद अभी दिख जाएगा, मैंने अभी बताया कि मतलब वाइब्रेशन के बारे में कि वो है क्या। अच्छा, इसका सिंबल क्या है? इट इज डिनोटेड बाय आपका स्मॉल एफ, और इसका फॉर्मूला टाइम पीरियड के अपोजिट है। टाइम पीरियड में क्या था? टाइम अपॉन नंबर ऑफ वाइब्रेशन, इसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम, और इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद लास्ट सिंपल सा एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम अ मीन पोजीशन। एक मीन पोजीशन में मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, वो हमारे पास क्या रहेगा? एम्पलीट्यूड। इसको आप डिनोट करोगे स्मॉल एक्स से, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारे पास मीटर, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। इसकी एक डेरिवेशन इस बार ऐड हुई है, और इसकी बेसिकली 2 डेरिवेशन है, एक स्प्रिंग बैलेंस वाली है और एक सिंपल पेंडुलम वाली है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में स्प्रिंग बैलेंस वाली को मतलब डिडक्ट कर दिया, रिड्यूस कर दिया अभी वाले सिलेबस से, और उसमें सिंपल पेंडुलम वाले को ऐड किया। वो मैं इस वीडियो में नहीं कराऊंगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं उस डेरिवेशन के लिए मतलब उसको रखूंगा। अभी मैं इसके बाद आपको मैं एक तो साउंड का टॉपिक करवाना है, साउंड है वेव्स। वेव बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मतलब उसको निपटाते हैं, और फिर देखते हैं यहाँ पर कितना टाइम बचा है, क्योंकि इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आज हमने एक मैथ की वीडियो भी अपलोड करनी है। मैथ का मैं चैप्टर नंबर 1 की बेसिक चीजें आपको इंशाल्लाह बताता हूँ आज। चलो भाई, अब हम कहानी ले आए हैं वेव्स के ऊपर, ठीक है। वेव सिंपल सी बात है यार, ज़हन में फौरन आएगा लहरें जिसे कहते हैं, जैसे हम पानी में जाएं और हम सी व्यू के मतलब खड़े होकर जाके देखें
तो पानी की जो वेव्स आ रही होती है, जिसे हम कहते हैं मतलब यार ये बहुत बड़ी वेव आ रही है, ठीक है, तो उसे कोरोना वेव की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मत समझना। वेव जो है मतलब लहरों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वेव इज अ मोड ऑफ ट्रांसफेरेंस ऑफ एनर्जी बाय कॉजिंग डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। डिस्टर्बेंस से मुराद क्या है, मैं अगर इसको सिंपल उर्दू में बताऊं, देखो पानी बिल्कुल स्मूथ चल रहा होता है, ठीक है, एकदम से पानी के अंदर डिस्टर्बेंस किस वजह से आ जाती है, वो जो वेव्स आ रही होती हैं बड़ी बड़ी, उसकी वजह से उन पानी के अंदर वेव मतलब वो डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो किसी भी मीडियम को उसको डिस्टर्ब करने के लिए अपने उसको मतलब अपने पाथ से हम कहते हैं कि वेव जो है वो बेसिकली उसको डिस्टर्ब कर सकती है। ठीक हो गया। ठीक हो गया भाई। तो वेव जो है बेसिकली वो यही है कि जो भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस होती है, यानी कि वेव चीजों को डिस्टर्ब करता है। पानी बिल्कुल स्मूथ होता है, बिल्कुल अपनी जगह पर रुका हुआ होता है, एकदम से कोई बड़ी लहर आती है और वो पूरे के पूरे स्मूथनेस को मतलब डिस्टर्ब कर देती है, तो उसको हम कहते हैं वेव। ठीक है। इसकी दो टाइप्स हैं, नंबर वन इज ट्रांसवर्स वेव और नंबर टू इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब बेसिकली हमने पहले ट्रांसवर्स वेव पढ़ना है, उसकी एग्जांपल्स एंड देन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, उसकी एग्जांपल और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक हो गया। ये बेसिकली पूरा टॉपिक है हमारे पास रिड्यूस सिलेबस के अंदर। What is transverse wave? If the particles of the medium vibrates perpendicularly, यानी कि बिल्कुल परपेंडिकुलर वो आ रहे हो, तो हमने अगर पानी को देखा, पानी बेसिकली जो पानी की जो वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स ही कहलाती हैं। मीडियम वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर विद द डायरेक्शन ऑफ वेव्स, यानी कि पूरी वो परपेंडिकुलर चल रही है। जिस तरह तुमने पानी की लहर देखी है तो उसको हमने नाम दिया है ट्रांसवर्स वेव्स का। ठीक है, बिल्कुल पानी वाली। और उसकी एग्जांपल हमारे पास तीन है, जिसमें नंबर वन वाटर वेव। जैसी वाटर वेव आएगा तुम खुद समझ जाओगे कि बेसिकली क्या परपेंडिकुलर है और किस तरीके से वेव्स आ रही होंगी। तो पानी की लहरें जिस तरह आ रही होती हैं उसी तरीके से जो भी लहर आ रही होगी वो हम ट्रांसवर्स वेव के अंदर लाते हैं। लाइट वेव्स भी हमारे पास उसी तरीके से आती हैं, और माइक्रोवेव यानी कि जो माइक्रोवेव्स के अंदर जो वेव्स होती हैं जिनके जरिए सारा काम हो रहा होता है वो भी उसी परपेंडिकुलर तरीके से आ रही होती हैं। जिस तरीके से पहली वाली वाटर वेव तुम्हारे जहन में आएगी उस तरीके से ये दोनों काम कर रही होती हैं। तो बेसिकली ट्रांसवर्स वेव यही है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, मजे की बात एक आसानी है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसवर्स वेव्स की हैं वही लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की भी हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम, बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं है मुश्किल, मतलब आपकी मुश्किलात नहीं, बिल्कुल सेम सेम है, जस्ट एक दो वर्ड्स का डिफरेंस है। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसवर्स की हैं, वही तीन लॉन्गिट्यूडनल की है, वही वाली हेडिंग, बस थोड़ी सी वर्डिंग का मतलब चेंजिंग आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे हम। अच्छा भाई, हमने बात कर ली थी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते सॉरी ट्रांसवर्स वेव होते क्या हैं। ठीक है, अब हमने बात करनी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक। मैंने कहा था तीन होती है, नंबर वन इज क्रस्ट, नंबर टू इज ट्रफ एंड नंबर थ्री इज वेवलेंथ। ठीक है, यही लॉन्गिट्यूडनल की भी होंगी, थोड़ा सा वर्डिंग में चेंजिंग आ जाएगी। ठीक है, व्हाट इज क्रस्ट, इसकी क्या खुसूसियत होती है। द पोजिशन ऑफ द वेव, जहां पर तुम देखो, तुम अगर पानी की तुम सीवी पे खड़े हो तो वेव जहां पर बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई है, ये मैं उसकी मिसाल दे रहा हूं कि उससे समझने आपको आसानी आ जाएगा। द पोजिशन ऑफ द वेव, द पार्टिकल्स हाइयर देन द नॉर्मल पोजिशन, जब वेव्स में वो हाइयर पोजिशन पे चली जाए, वो जो लहर है, हम लहर का वर्ड अगर यूज कर लें, वो जब हाइयर पोजिशन पे, बिल्कुल हाइयर पोजिशन पे हो तो वो हमारे पास कहलाता है क्रस्ट। और जब वही वेव या वही लहर बिल्कुल लोअर पोजीशन पे हो तो वो हमारे पास कहलाता है ट्रफ। इसकी वर्डिंग देखो, द पोजीशन ऑफ द वेव द पार्टिकल्स लोअर देन द नॉर्मल पोजीशन। फॉर एग्जांपल ये समझो कि अगर लहर की या वेव्स की ये नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है, लेकिन अगर वो यहां तक आ रही हैं तो ये हमारे पास कहलाएगा क्रस्ट। अगर वो यहां पर है यानी कि नीचे है तो हमारे पास कहलाएगा ट्रफ। और व्हाट इज वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, दो क्रस्ट और दो ट्रफ। क्रस्ट और ट्रफ तो मैं समझ में आ गया। अब टू क्रस्ट और टू ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस, क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान का जो भी डिस्टेंस होगा वो हमारे पास कहलाएगा वेवलेंथ। और इस वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट कराते हैं इस साइन से, और इस साइन को हम कहते हैं लैम्डा। ठीक है, ये इसकी एक मतलब फिजिक्स में इस्तेलाह है, इसको हम कहते हैं लैम्डा। ठीक हो गया, ये वाली बात क्लियर हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब आ जाओ व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हमने बात की थी अगर तो परपेंडिकुलर जाएगा तो हमारे पास वो कहलाती हैं ट्रांसवर्स वेव। अगर यही चीज पैरेलल चल रही हो एक दूसरे के तो वो हमारे पास कहलाएंगी लॉन्गिट्यूडनल वेव। वर्डिंग पढ़ो, इफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि विद द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। अगर तो हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट कर रहे हैं पैरेलल
विद द डायरेक्शन ऑफ वेव, वेव जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन के पैरेलल अगर चल रहे हैं तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, और अगर उसके परपेंडिकुलर चल रहे हैं तो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, अच्छा इसकी एग्जांपल्स और इसकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यही वाली है, बस जस्ट थोड़ी सी वर्डिंग की उसमें चेंजिंग आएगी। अब बाकी जो इसकी एग्जांपल है उसको भी मैं यहाँ पर सामने करता हूँ। अच्छा भाई, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की? एग्जाम्पल हमारे पास है, हमने बात कर दी पैरेलल की एग्जाम्पल, तो तुम खुद ब खुद समझ जाओगे। नंबर 1 इज साउंड वेव्स और नंबर 2 इज वेव्स ऑफ स्प्रिंग। जैसे तुम्हारे जहन में स्प्रिंग आया तुम समझ गया, हाँ भाई लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जिस तरीके से स्प्रिंग अगर तुमने देखी वो आपस में एक दूसरे के मतलब पैरेलल होती हैं, तो उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, और जो हम पानी के सामने खड़े होते हैं तो वाटर की जो वेव्स आ रही होती हैं वो कहलाती है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, एग्जांपल से बात क्लियर हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? अच्छा मेरी थोड़ी गलती थी, कैरेक्टरिस्टिक दोनों की सिर्फ एक सेम है, वो आखिरी वाली वेवलेंथ, बाकी ट्रांसवर्स की क्रस्ट है, ट्रफ है और वेवलेंथ है। इसकी नंबर 1 कंपैरिजन, नंबर 2 रेयर फ्रैक्शन एंड नंबर 3 इज वेवलेंथ। वेवलेंथ सिर्फ कॉमन है। What is comparison? The position of the waves where the particles are very close to each other. तुमने किसी स्प्रिंग, अगर तुम्हारे पास इतना सा स्प्रिंग का टुकड़ा हो, ठीक है, उसको तुम दबाओ, यानी कंपैरिजन मतलब कंप्रेस करो। जब तुम कंप्रेस कर दोगे तो उनके दरमियान बहुत कम डिस्टेंस रहेगा। तो अगर सारे आपस में एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हैं तो इसका मतलब हमारे पास कहला रहा है कंप्रेशन। ठीक है, और अगर तुम उसी स्प्रिंग को खोल दो या एक्सपेंड कर दो तो जब उनके दरमियान का डिस्टेंस बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा तो वो हमारे पास कहलाएगा रेयर फ्रैक्शन। मैं स्प्रिंग की मिसाल क्यों दे रहा हूं, वहां पानी की मिसाल क्यों दी, क्योंकि ये बिल्कुल एक कॉमन सी चीज है, हमें फौरन समझ में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा सबके दरमियान अगर मैंने खींच दिया स्प्रिंग को तो उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो गया। जब ज्यादा हो गया डिस्टेंस, तुम्हारे ध्यान में अब चीज आ गई होगी, तो उसको हम कहेंगे रेयर फ्रैक्शन। और 2 कंपैरिजन और 2 रेयर फ्रैक्शन के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कहलाएगा वेवलेंथ। जिस तरीके से 2 क्रस्ट और 2 ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस कहलाता था वेवलेंथ, उसी तरीके से 2 कंपैरिजन और 2 रेयर फ्रैक्शन के दरमियान का डिस्टेंस कहलाएगा हमारे पास वेवलेंथ यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट कराएंगे लैम्डा से। ये हमारे पास पहले 2 डेफिनेशंस निपट गई, वाइब्रेटरी मोशन की और पीरियोडिक मोशन की। नंबर 2 हमारे पास निपट गया सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेसिक टर्मिनोलॉजीज। नंबर 3 हमारे पास वेव्स का पूरा टॉपिक निपट गया। हमारे पास सिर्फ रह गया साउंड का टॉपिक इंशाल्लाह और एक सिंपल पेंडुलम का टॉपिक, तो उसको मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं एक वीडियो के अंदर निपटा दूं, अगली वीडियो में पार्ट 2 में। ठीक है, ये पार्ट 1 आ गया और पार्ट 3 में हम सारे न्यूमेरिकल्स को एक साथ करेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं, 12.8 आखिरी है, तो इंशाल्लाह हम इसी वीक के अंदर इस चैप्टर को इंशाल्लाह, आज जैसे हमारे पास वेडनेसडे, तो नेक्स्ट वेडनेसडे तक हमारे पास सारा चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली अभी मैंने एक और मैथ्स की वीडियो बनानी है, तो इसको मैं आज ये फिजिक्स की वीडियो का मतलब एंड कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो मैथ्स की है उसको तुम लोग देखना इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 1 की जो बेसिक चीजें, यूनियन, इंटरसेक्शन, यू डैश और सॉरी वो ए डैश, एक कॉम्प्लीमेंट वाला और ए ट्रायंगल वाला, जो बेसिकली जो मेन क्वेश्चंस हैं उसको मैं बता दूंगा, डिमॉर्गन्स लॉ बता दूंगा एक सवाल करके, ताकि तुम्हारे लिए काम आसान हो जाए। ठीक है, इंशाल्लाह इसको देखो, इसको समझो, और इसमें कोई मसला है तो फिर मुझसे पूछना इंशाल्लाह, फिर मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे उस मसले को हल करूँ। ठीक है जी, थैंक यू।